अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो वेव्स में टॉपिक किया था वो इंटरफेरेंस का था। और इंटरफेरेंस में ये डिस्कस किया था कि अगर लाइट को इंटरफेयर करवाना हो तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी। और उन कंडीशंस में ये कंडीशंस थी कि लाइट की फ्रिक्वेंसी सेम हो और आपके पास वो एक पॉइंट पे मीट होनी चाहिए। तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली फिर ये एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें एक ही लाइट सोर्स यूज़ किया गया था और इस एक लाइट सोर्स को दो स्लिट से पास किया और दो स्लिट से पास होने के बाद वो डाइफ्रैक्ट हुई और डाइफ्रैक्ट होने के बाद फिर दो स्लिट से पास होने के बाद इंडिविजुअली वो एक सोर्स की तरह काम करके वहां से फिर से जब दोबारा डाइफ्रैक्ट होंगी तो फिर उनमें इंटरफेरेंस इजीली हो जाएगा। और ये करवाने का रीज़न यही था कि फ्रीक्वेंसी भी सेम रहे और एक पॉइंट पर वो इंटरफेयर भी कर ले, मीट भी कर ले आके। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट था इंटरफेरेंस के लिए, जो इंटरफेरेंस को प्रूव कर रहा है। अच्छा, अब इंटरफेरेंस तो हो गया यहाँ पर, इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी देखा कि जहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगे, मतलब जो भी कलर की लाइट होगी, तो जहाँ पर आपको वो कलर नजर आ रहा होगा वो ब्राइट फ्रिंज होगा, और जहाँ पर वो कलर नहीं नजर आ रहा, डार्क रीजन आपको नजर आ रहा है, वो डार्क फ्रिंज हो जाएगा। तो जिस तरह जेब्रा पे कलर्स होते हैं ब्लैक वाइट, उस तरह से आपके पास पैटर्न बन जाएगा, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। और ब्राइट के लिए डिस्कस किया था कि ब्राइट जो होगा, क्योंकि सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बन रहा था यहाँ पे जीरो ऑर्डर पे, तो इसका मतलब है कि सेंटर में ब्राइट है, तो उसके बाद जब नेक्स्ट ब्राइट आएगा तो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो एक वेवलेंथ कंप्लीट हो जाएगी। तो यानी सेंटर ब्राइट फ्रिंज से लेकर नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज तक एक वेवलेंथ कंप्लीट हो जाएगी। और अब सेंटर ब्राइट फ्रिंज से अगर आप डार्क फ्रिंज पहला, चाहे वो राइट पर हो या लेफ्ट पर हो, पहला आप डार्क फ्रिंज को कंपेयर करोगे तो वो हाफ वेवलेंथ के डिस्टेंस पे होगा। तो इसलिए जो पाथ डिफरेंस है वो ब्राइट के लिए एन लैम्डा हो जाएगा और डार्क के लिए भी एन लैम्डा होगा, लेकिन ये जो एन ऑर्डर का सीक्वेंस होगा ये वैल्यू बस डिफरेंट होगी। बाकी सारी चीजें इसमें सेम थी और इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था। अच्छा, अब इसके फॉर्मूला और इसके जो ब्राइट और डार्क स्पॉट के डिफरेंसेस के बाद इसमें फैक्टर्स हैं जो इस फॉर्मूला से भी काफी लिंक हैं। तो उन फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एज इट इज ये आपको पास पेपर्स में मिलेंगे। तो उन फैक्टर्स में से सबसे पहला फैक्टर जो होगा वो होगा वेवलेंथ का। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला में देखो कि वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज करते हो, ठीक है। अब आप वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हो तो इसके साथ आप फॉर्मूला वाइज भी देख सकते हो कि जो फ्रिंज सेपरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही होगी यहाँ पर। और हर फैक्टर के साथ आप तीन पॉइंट्स डिस्कस करोगे। पहला पॉइंट जो इसमें डिस्कस करना है वो आप डिस्कस करोगे फ्रिंज सेपरेशन को। और दूसरा पॉइंट ब्राइटनेस। और तीसरा जो है वो डार्कनेस। अच्छा, डार्कनेस मतलब हम डार्क जो फ्रिंजेस और स्पॉट्स आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। और ब्राइटनेस का मतलब जो ब्राइट फ्रिंजेस थे उनकी ब्राइटनेस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात जो है वो वेवलेंथ को इंक्रीज किया, और वेवलेंथ को इंक्रीज करने के साथ अगर हम फ्रिंज सेपरेशन देखें तो फ्रिंज सेपरेशन आप फॉर्मूला में भी देख सकते हो कि उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर एक्स की बात हो रही है, तो फॉर्मूला के कंपैरिजन से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रिंज सेपरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। और ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ब्राइटनेस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और डार्कनेस ऑफ डार्क फ्रिंजेस जो है वो सेम रहेंगे। अनचेंज्ड। अनचेंज्ड। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट फैक्टर। और सेकंड फैक्टर को डिस्कस करते हैं। स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस। अब स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस का मतलब कैपिटल डी। ठीक है। तो कैपिटल डी की वैल्यू को इंक्रीज करें तो अब आप फिर से एक्स को कंपेयर करोगे इसके साथ, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि फिर से दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पहला वाला जो पार्ट होगा फर्स्ट, फ्रिंज सेपरेशन, ब्राइटनेस, डार्कनेस। ठीक है, क्योंकि सेम फैक्टर्स है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसलिए ताकि हम जल्दी कवर कर लें। तो फ्रिंज सेपरेशन फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है उसके साथ। इसका मतलब है ये इंक्रीज होगा। अच्छा, अब इसमें आपने डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर दिया, मतलब सोर्स अब दूर चला गया। सोर्स दूर जाने की वजह से क्या होगा कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। मतलब लाइट जो, अगर जैसे कार होती है, कार अगर आपके पास वॉल के करीब हो और उसकी हेडलाइट्स ऑन हो तो उसकी ब्राइटनेस आपको ज़्यादा नजर आएगी। और जैसे जैसे कार उससे डिस्टेंस इंक्रीज करती रहेगी लाइट स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी। और लाइट स्प्रेड होने का मतलब ये होगा कि लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि स्पॉट जो है वो आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगा और उससे लाइट की इंटेंसिटी डिवाइड हो जाएगी। अनचेंज्ड। इसी तरह से थर्ड फैक्टर, स्लिट सेपरेशन इंक्रीज। अब स्लिट सेपरेशन इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू को इंक्रीज करें तो फॉर्मूला में अगर आप ए की वैल्यू को एक्स के कंपेयर करो तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप स्लिट सेपरेशन को इंक्रीज करोगे तो फ्रिंज सेपरेशन कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर से आपके पास वही सेम फैक्टर्स हैं। फ्रिंज सेपरेशन, ब्राइटनेस, डार्कनेस। तो पहली बात तो ये कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ये।
तो अगर आपने इंक्रीज किया है तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और ब्राइटनेस और डार्कनेस की बात करें तो उन पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके अलावा नंबर 4, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज्ड। अच्छा, अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज का मतलब ये कि अब आप खुद से लाइट की इंटेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हो। मतलब अगर आपके पास लैंप है तो आप उसे थोड़ी सी ब्राइटनेस उसकी लो कर दो, या उसकी जगह पर एक लो ब्राइटनेस का बल्ब लगा दो आप, ठीक है। तो इस तरह से इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इंटेंसिटी का कोई फैक्टर फॉर्मूला में तो है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं इंटेंसिटी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है कोई क्वांटिटी को तो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो ब्राइटनेस और डार्कनेस है उनमें चेंज आ सकता है। तो वैसे कोई क्वांटिटी वाइज तो उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। फ्रिंज सेपरेशन, ब्राइटनेस, डार्कनेस, ये अनचेंज रहेगी। और सिंपल सी बात है कि इंटेंसिटी कम की है तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। और जो डार्क था वो डार्क ही रहेगा, अनचेंज्ड। और इसी तरह से इसमें लास्ट फैक्टर है नंबर 5। उसमें ये कि अगर दो स्लिट्स थे यहाँ पर, तो एक स्लिट में से इंटेंसिटी जैसी आ रही थी वैसी आए, और दूसरी में से लेट सपोज इंटेंसिटी जो आ रही है उसमें चेंज आ जाए, ठीक है। तो किसी एक स्लिट से आने वाली लाइट को डिक्रीज कर देते हैं। लाइट फ्रॉम डिक्रीज। तो एक स्लिट से आने वाली लाइट को हम डिक्रीज कर रहे हैं। पहले हमने पूरी इंटेंसिटी को डिक्रीज किया था, इस बार जो है वो, मतलब आपके पास दो स्लिट्स है ना, दो स्लिट्स में से आप ये कर सकते हो कि एक स्लिट का आपने जो गैप है, ओपनिंग है, वो कम कर दी। तो लाइट की इंटेंसिटी वहां से जो ऑटोमेटिक आ रही होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए स्पेस कम कर दोगे। तो वो मल्टीपल तरीकों से हम कर सकते हैं। तो अब इसके अलावा जब इसमें आप फैक्टर्स लिखोगे तो फ्रिंज सेपरेशन में यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, फिर से वही, इंटेंसिटी डिक्रीज हुई है, ब्राइटनेस भी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब जो डार्कनेस है ना वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब डार्कनेस डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि पहले जो आपको बिल्कुल एक डार्क स्पॉट मिल रहा था ना, वो मिल रहा था प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क फ्रिंज। लेकिन जब एक तरफ से आने वाली इंटेंसिटी कम होगी, दूसरी तरफ से आने वाली इंटेंसिटी ज्यादा होगी,
जैसे आप करते हो ना, 100 - 100 करोगे तो जीरो आएगा। तो अगर दोनों तरफ से एक जैसी इंटेंसिटी आ रही है तो वो एक दूसरे को जीरो कर देंगे। लेकिन अगर एक तरफ से 100 वैल्यू आ रही है, एक तरफ से लेट सपोज 80 आ रही है, तो वो 20 बचेगा। तो इसका मतलब है कि 80% तो डार्कनेस होगी, 20% थोड़ा सा ब्राइटनेस मिल जाएगी आपको इस रीजन में जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये डार्कनेस डिक्रीज होने का मतलब ये है कि ये डार्क कंप्लीट डार्क नहीं होगा, कुछ इसमें आपको अब ब्राइटनेस का फैक्टर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर नो प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना होने की वजह से आपकी डार्कनेस की वैल्यू डिक्रीज होगी इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें फैक्टर्स तो सारे देख लिए और इतने मुश्किल भी नहीं है, इजी हैं। कुछ तो इस फॉर्मूला से ही लिंक है, तो फॉर्मूला याद होगा तो फैक्टर्स भी याद रह जाएंगे। बाकी जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो खुद ही आप रेफर कर लोगे चीज़ों को। बस ये याद रखना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इन तीन चीज़ों के बारे में लिखना है, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए ही आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर आप इसमें देखते हो, सर इनके जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल आते होंगे ना, कि जैसे अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर क्या इफेक्ट होगा उसका। बिल्कुल, इसमें आपके पास फॉर्मूला भी मिलेगा आपको, और ये जो अभी हमने फैक्टर लिखा है ये भी मिलेगा, और बाकी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की है वो सभी आती हैं, और एज इट इज़ आती हैं तो इजी हैं। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी, ये 2017 में आ गए, 23 में, 1 मिनट देखते हैं हम। उसमें आपको ये वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में चेक करते हैं, क्योंकि इसमें ये वाला इन्होंने क्वेश्चन कंप्लीट इसी तरह से दिया था। अच्छा, 5 का पार्ट है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम हैज वेवलेंथ नेम प्रिंसिपल रीजन। अच्छा, अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो पहले पढ़े थे, ठीक है, उनको इस तरह से रिवाइज करना है कि उनकी जो रीजन की वैल्यूज थी उन्हें भी अब आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, टिपिकल वैल्यूज। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हमने उनकी वैल्यूज को डिस्कस नहीं किया, तो अभी हम फर्स्ट पार्ट को अभी स्किप कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि अभी वो वैल्यूज ही हैं, बेसिकली वो वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, तो फिर आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। ठीक है। तो अभी अगर हम उसे स्किप करते हैं, वैसे जर्नली आपको वैल्यू यहाँ मेंशन कर दूंगा कि उसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको अलग से भी डिस्कस करेंगे कि इनकी वैल्यूज का रेफरेंस आपने कैसे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है इन टेरा हर्ट्स। तो क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में प्रीफिक्सेस आपके पास होते हैं डिटेल में, इसलिए ये यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। अब उन्होंने आपको ये वेवलेंथ दी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, तो यानी हम स्पीड ऑफ लाइट यूज करेंगे। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा है, तो v की जगह पे स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे। तो अब आप सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करके देखोगे कि आपके पास आंसर कितना आता है।
थ्री एक्सपोनेंट एट डिवाइडेड बाय 8.4 एक्सपोनेंट। सर 3.57 इंटू 10 पावर 13। ठीक है। अच्छा, अब इसमें 3 इंटू 3.57 है, आप इसे राउंड ऑफ करके 3.6 भी लिख सकते हो। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर हो जाएगा। और बाकी अब जिसमें आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, अब जो कन्वर्जन होगी वो टेरा में आपने से कन्वर्ट करना है। और अब यहाँ पे टेरा का मतलब होता है 10 की पावर जो है वो 12 पॉजिटिव। तो ये पीको का बेसिकली ऑपोजिट होता है, पीको मीटर में -12 होती है और टेरा में यहाँ पर 10 की पावर 12 आएगा। तो अभी 13 है, इसका मतलब है एक डेसिमल आगे लेकर चले जाते हैं। और अभी ये एक डेसिमल आगे ले जाएंगे तो ये 36। ठीक है, ये टेरा हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 की पावर 12 पूरी टेरा में चली जाएगी उसके प्रीफिक्स में। इसके बाद अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं क्वेश्चन का। An arrangement that uses a double slit to demonstrate the interference of light from a laser is shown। अब यहाँ पे आपके पास पूरा एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट एक्सपेरिमेंट है, सारी वैल्यूज भी उन्होंने लिख कर दी हैं। ठीक है, वेवलेंथ आ गई और द सेपरेशन ऑफ टू स्लिट्स इज ए। ठीक है, उन्होंने मेंशन भी वैसे कर दिए चीज़ें। और जो स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस है वो 2.8 है। अब यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो जिस तरह का ब्राइट डार्क बना है वो उन्होंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन अक्रॉस 8 ब्राइट फ्रिंजेस इज 22 मिलीमीटर। तो अब यहाँ पर उन्होंने मार्किंग करके दिखाई है आपको। तो इसमें आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ब्राइट फ्रिंजेस आ रहे हैं जिनको उन्होंने मार्क किया, और जहाँ मार्क नहीं किया इसका मतलब है वो डार्क होंगे। उन्होंने लिखा हुआ भी है वैसे कि आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस कौन से हैं और डार्क फ्रिंजेस कौन से हैं। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं द लाइट वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम टू स्लिट्स आर कोहेरेंट। तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि कोहेरेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कोहेरेंट आपको याद होगा कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है जब, ठीक है, दो वेव्स के बीच में, उन्हें हम कोहेरेंट कहते हैं। और उसके बाद आपने सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स फाइंड आउट करनी है। तो इसमें तो आपको पता है एक ही फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है, ये वाला। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और स्लिट सेपरेशन यानी ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने। तो डायग्राम में आपके पास वेवलेंथ गिवन है, ए की वैल्यू गिवन नहीं है, डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने जो फ्रिंजेस बने हैं ना उनके बारे में एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर, ये वाली। क्योंकि हमारे पास इसमें जो एक फैक्टर है ना एक्स का, फ्रिंज सेपरेशन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि सेंटर से आप इसे मेजर करते हो दूसरे ब्राइट या जो भी ब्राइट फ्रिंज आपने काउंट करना है वहां तक के डिस्टेंस को। तो वो उन्होंने बस इनडायरेक्टली दिया है थोड़ा सा, बाकी तो वैल्यूज हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इस एक्स को हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरे ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस आ जाएगा।
2.75। ठीक है, 2.75 इसकी वैल्यू आ रही है और ये अभी मिलीमीटर में है। जैसे ये मिलीमीटर है, तो यहाँ पर भी आंसर जो है वो मिलीमीटर में आएगा। अब मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अब ए फाइंड आउट करना है आपने। तो ए इज इक्वल्स टू लेमडा डी ओवर एक्स। 6.2 10⁻⁻⁷। और डी की वैल्यू 2.8। और एक्स की वैल्यू। तो इसमें जो आपने एक्स कैलकुलेट किया है उसका क्या फॉर्मूला है एक्स को कैलकुलेट करने का? अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का वैसे कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी थी कि जो 8 ब्राइट फ्रिंजेस है वो 22 मिलीमीटर्स में कवर हो रहे हैं। जैसे यहाँ से आप काउंटिंग अगर करते हो, तो ये जो वाइट रीजन है ना, ये ब्राइट हमारे पास फ्रिंजेस है, तो बेसिकली हाफ ये आ रहा है और हाफ ये आ रहा है। तो एक तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, और ये हाफ हाफ मिलाकर एक 8। तो उन्होंने कहा कि 8 आपके पास जो फ्रिंजेस हैं उनका डिस्टेंस इतना है। तो अगर हम सिर्फ एक फ्रिंज का फाइंड आउट करें, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था वो इसी तरह से किया था। ये जो एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पर भी मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, कि वो आपके पास सेंटर से एक आप राइट फ्रिंज को काउंट करते हो, वो डिस्टेंस आपको एक्स की वैल्यू देगा। ठीक है, फ्रिंज सेपरेशन। तो यहाँ पर भी अगर आप किसी भी फ्रिंज को एक फ्रिंज को दूसरे से कंपेयर करते हो, फॉर एग्जांपल आप इस ब्राइट को इस ब्राइट से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए हमने 22 को 8 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 8 फ्रिंजेस बन रहे थे। 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक फ्रिंज की जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास इन्होंने डिस्टेंस जो दिया है वो एक फ्रिंज के रेफरेंस से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आप सिंगल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो दूसरे फ्रिंज के रेफरेंस से ही वो डिस्टेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली थी हमने उसके हिसाब से इसे फिर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और फाइनल कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर मिलेगा 6.4 10⁻⁻⁴। ठीक है, और अब जो सी पार्ट है इसमें, फ्रिंज बी इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो पी जो है हमारे पास यहाँ पर जो डायग्राम गिवन है, तो इसमें पी जो है वो सेंटर है, यानी n इक्वल्स टू 0।
तो अब ये n इक्वल्स टू जीरो जो है वो p पर है, और q और r जो है वो नियरेस्ट डार्क फ्रिंजेस है और नियरेस्ट ब्राइट फ्रिंजेस है रिस्पेक्टिवली टू द राइट ऑफ p। तो अगर आप राइट साइड पे काउंट करोगे तो q नियरेस्ट डार्क है और r जो है वो नियरेस्ट ब्राइट है, अगर आप इसकी राइट साइड देखते हो। कैलकुलेट द डिफरेंसेस इन डिस्टेंसेस, इन अदर वर्ड्स पाथ डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है फ्रॉम ईच स्लिट टू द सेंटर ऑफ फ्रिंज q। अच्छा, क्यू अगर आप देखते हो डायग्राम में, अब आप देखो क्यू ये रहा डार्क फ्रिंज, ठीक है, और पी सेंटर में था यानी एन इक्वल्स टू जीरो। तो इसके बाद इसे हम मार्क करते हैं ब्लू से। अब ये जो ब्लू वाले हैं, लेट्स सपोज ये डार्क फ्रिंजेस हैं, और जो रेड से मार्क कर रहे हैं वो ब्राइट हैं। ये हो जाएगा एन इक्वल्स टू वन, एन इक्वल्स टू टू, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें काउंटिंग हो जाएगी। और अगर आपको डायग्राम में ये वाली काउंटिंग याद हो तो इसमें हमने इस तरह से लिखा था कि जब एक ब्राइट और दूसरे ब्राइट के बीच में एक डार्क आएगा तो वो आपको हाफ वैल्यू देगा। अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन में क्यू के बारे में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द पार्ट डिफरेंस फ्रॉम ईच स्लिट टू द सेंटर ऑफ फ्रिंज क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अभी जो ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये आपको स्लिट सेपरेशन की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। यानी जो हमारे पास ए की जो वैल्यू थी ये हमने कैलकुलेट की थी। और दूसरी बात ये कि क्यू जो है वो आपके पास आ रहा है डार्क फ्रिंज में। तो क्यू डार्क फ्रिंज का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू होगी एन इक्वल्स टू 0.5, 2.5। तो ये डेसिमल्स में चलना शुरू हो जाएगा। अब क्यू की अगर स्पेसिफिक बात करें तो क्यू के हिसाब से हमें ये वैल्यू लेनी है 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस का जो फॉर्मूला लगेगा वो डिस्ट्रक्टिव वाला लगेगा, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस और लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6.2, 10⁻⁻⁷। ठीक है, फॉर्मूला आपको सेम वही, डार्क स्पॉट एन लैम्डा। तो एन की जगह पर 0.5 होगा, 1.5, 2.5, और वो जिस ऑर्डर की बात करूँ वो ऑर्डर आपने लेना है। अब उन्होंने हमें क्यू कहा तो क्यू जो है वो पहले ही उस पे ऑर्डर पे आ रहा था डार्क के, तो इसलिए हमने 0.5 कंसिडर कर लिया। तो आप वेवलेंथ को जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे 0.5 से, तो आपके पास आंसर आएगा 3 × 10⁻⁻⁷। उसके बाद आपने फेज डिफरेंस भी बताना है, मीटिंग एट द सेंटर ऑफ फ्रिंज आर। अब आर को चेक करते हैं कि आर पे कौन सा आपके पास फ्रिंज आ रहा है। आर पे आ रहा है ब्राइट फ्रिंज, तो वो आ रहा है फर्स्ट ब्राइट ऑर्डर पे, ठीक है। सेंटर के बाद वो पहला ब्राइट फ्रिंज आ रहा है। तो वहां पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि फेज डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपने सेंटर से स्टार्ट किया, ठीक है। सेंटर पे था जीरो, सेंटर पे आपके पास ब्राइट फ्रिंज था, वो था जीरो। अब आप सेंटर से गए N1 की तरफ, तो यहां तक आने में आपके पास एक वेव हो गई कंप्लीट।
तो वन वेव कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि 360 डिग्रीज पूरे हो जाएंगे। ठीक है। सर्कल वाली आपको याद होगी एग्जाम्पल, ये रही। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, जब आप पूरा एक राउंड ट्रिप करके वापसी वहीं पर पहुंचोगे, यानी ब्राइट से आप डार्क पे गए और वापस ब्राइट पे आए, ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 360। तो यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो आप लिखोगे 360 डिग्रीज। ठीक है। इस इसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, बस इसमें बेसिक्स जो हमने की हैं वो याद रहेंगी तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, वरना फिर ये क्वेश्चन यही प्रॉब्लम रहेगी कि हमने 360 कैसे लिया और हाफ वो हमने क्यों लिया, कैसे पता चला डार्क है। तो बेसिक्स के साथ आप मैच करते रहो, जो जो हमने डायग्राम्स में मेंशन किया बहुत इजी करके लिखा हुआ है वहां पर, डायरेक्ट वही चीजें क्वेश्चंस में भी आ रही हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चंस की तरह से उसे इजी किया है ताकि इसमें डाउट नहीं हो। बाकी और भी आप इसमें वेरिएंट्स देखो। ये तो स्टेशनरी वेव्स का है। ये भी स्टेशनरी वेव्स का है। और देखते हैं 23 में और भी क्वेश्चंस थे। एक तो ये रहा, एक और। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेंशन करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इजी है। जब आपके पास दो वेव्स होती हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, मतलब एक सामने से आ रही है और एक उसके ऑपोजिट आ रही है, ठीक है, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं, मोमेंटम में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो वो ओवरलैप करेंगी और उनका जो है वो रिजल्टेंट अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो इसमें से बस आपने डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, बी पार्ट में कोहेरेंट लाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, यानी सेम इनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। और दो आइडेंटिकल स्लिट्स हैं एक्स और वाई, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। डायफ्रैक्टेड लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द स्लिट्स सुपरपोजेस टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन a screen position at distance of 1.9 meter from the slits. Figure 4.1 shows the arrangement and the central part of the interference pattern of bright and dark fringes formed on the screen. तो यहाँ पर आपको डार्क ब्राइट फ्रिंजेस क्लियरली नजर भी आ रहे हैं। और अब आपके पास एक वैल्यू गिवन है 0.65, ये ए की वैल्यू है जो कि हमने पहले कैलकुलेट की थी। और इसके अलावा वो कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस इज 1.7 मिलीमीटर। ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू, क्योंकि जिस तरह डायग्राम में उन्होंने मार्क किया है, तो सेंटर से आपके पास दूसरे ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस 1.7 मिलीमीटर है। अब आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला ही यूज करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट शफल करके लिखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला था, तो ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्वांटिटीज सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको मिलीमीटर से मीटर में लेकर आना है। एक्स की वैल्यू को भी, और डी की वैल्यू जो है वो 1.9 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप देखो इजी, और 3 मार्क्स के लिए भी वो दे रहे हैं आपको इजी क्वेश्चन भी। और ये 23 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन भी नहीं है बहुत।
तो 1.7 एक्सपोनेंट -3। तो इसमें जो आपके पास आंसर आ रहा है वो है 5.81 10⁻⁻7। तो इसका वेवलेंथ हो गया इजी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट है, लाइट रेज फ्रॉम स्लिट्स एक्स एंड वाई इन बी अराइव एट अ पॉइंट between adjacent bright fringes. On the screen, figure 4.2 shows the variation of displacement with time for the waves arriving at point where they meet. A student makes two statements about the wave at this point. The phase difference between the wave is 90 and amplitude of the resultant wave is 0. So explain how statement 1 is correct. तो सबसे पहले आपने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करके बताना है कि ये जो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस उसने कहा है, तो ये पॉसिबल है या नहीं, या आपने इसको करेक्ट कैसे है ये जस्टिफाई करके बताना है। करेक्ट तो है, उन्होंने लिख दिया, लेकिन कैसे होगा ये आपने डायग्राम और जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे प्रूफ करना है। ठीक है, सी पार्ट में उन्होंने लिखा था लाइट वेव फ्रॉम एक्स एंड वाई। अब आप ये देखो, वेव फ्रॉम एक्स और वेव फ्रॉम वाई दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये वाली एक्स के साथ जा रही है, मतलब ये स्टार्ट हुई थी यहाँ से, और ये जो वाई के साथ आ रही है ये स्टार्ट हुई थी यहाँ से। तो आप दोनों में क्लियरली देख सकते हो कि एक्स वाली जो वेव थी, सॉरी वाई वाली जो वेव थी वो टॉप पीक से स्टार्ट हुई है, और एक्स वाली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, मतलब वो डाउनवर्ड थी। तो दोनों में आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 का, क्योंकि एक जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पर थी जब दूसरी वेव 0 पर थी। मैक्सिमम, और ये 0 पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन सेम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो 0 और 90, तो दोनों में फेज डिफरेंस 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आपके पास डायग्राम से ये चीज़ क्लियरली शो हो रही है। और आप इसमें ये लिख सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट से आप कंपैरिजन शो कर दो, इजी भी रहेगा 1 मार्क के लिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी। व्हेन वेव एक्स 0 डिस्प्लेसमेंट, तो जो वाई वाली वेव है जो टॉप से आ रही है उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, क्योंकि आपके पास डायग्राम में क्लियरली नजर आ रहा है। आप कोई भी, आपको याद होगा कि फेज डिफरेंस में हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी आप एक वेव का पॉइंट सेलेक्ट कर लो और वही पॉइंट आप दूसरी वेव में ढूंढ लो, तो फिर आप उसमें डिफरेंशिएट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वेव्स आगे पीछे चल रही हैं, एक साथ नहीं चल रही, इनमें गैप है, और गैप कितना है, वो 90 डिग्रीज का गैप आ रहा है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ चल रही हैं। और यहाँ पर आपने बताने के स्टेटमेंट 2 जो है वो, उसके बारे में आप क्या मेंशन करोगे।
अब इसमें स्टेटमेंट टू का करेक्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उन्होंने आपसे पूछा है स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो वन वाली तो उन्होंने कहा था कि करेक्ट है, एक्सप्लेन करना है। अब दूसरी वाली के बारे में आपने बताना है यस नो, अगर यस तो कैसे और नो है तो कैसे। तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा है रिजल्टेंट वेव जीरो। अब रिजल्टेंट वेव जीरो का मतलब ये हुआ, ये आपसे बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंप्लीट। क्योंकि डायग्राम से आपको ये तो आइडिया हो गया कि दोनों वेव्स एक दूसरे से आगे पीछे चल रही है, एक लीड कर रही है दूसरी लैग कर रही है दूसरे से। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे या नहीं, ये चेक करना है। अब वो नहीं करेंगे, उसका रीजन ये है कि दोनों में 90 डिग्री फेज एंगल का डिफरेंस आ रहा है। और अगर आप अपनी बेसिक्स देखो तो यहाँ पर आपने डिस्कस किया था एक जगह पर कंस्ट्रक्टिव में कि कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस जीरो होता है। तो अब हमारे क्वेश्चन में तो फेज डिफरेंस जीरो है ही नहीं, वो तो 90 है। और डिस्ट्रक्टिव की अगर बात करें तो डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस 180 होना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो, एक राइट जा रही है तो दूसरी लेफ्ट पर हो। तो हमारे क्वेश्चन में तो वो भी केस नहीं है। हमारे पास मिड वाला केस है, मतलब 0 180 के मिड में 90 वाला केस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो वो कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव की तरफ जा रहा है, ना तो वो कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव की तरफ जा रहा है, वो कहीं मिड रेंज में है, कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लेन इस तरह से करोगे, क्योंकि सिर्फ 1 मार्क का है। तो आप अगर डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहो आपकी मर्जी है, उन्होंने स्पेस दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नॉलेज क्लियर है जो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो फिर आप भले से शॉर्ट 1 लाइन में भी मेंशन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपल ये लिखोगे। अच्छा, उनका मेन कंसर्न है जीरो से। अब जीरो कब होता है? जब डिस्ट्रक्टिव हो। क्योंकि डिस्ट्रक्टिव में हमने यहाँ डिस्कस किया था जीरो रिजल्ट मिला था आपको, क्योंकि वेव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, आप सिंपल डिस्ट्रक्टिव के रेफरेंस से आंसर लिखोगे कि वेव्स डू नॉट हैव 180 डिग्री फेज डिफरेंस। ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो कि वो दोनों एंटी फेज नहीं थे, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट फेज में नहीं थे। ठीक है। तो इस तरह से आप एक और वैल्यू ये भी लिख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ऑपोजिट नहीं थे, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ होता है, इसमें भी बिल्कुल वही चीज है। मतलब न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है, लेकिन उसी तरह का रेफरेंस है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं बिल्कुल। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी रेफरेंस से आंसर लिख सकते हो। नॉट इक्वल ईच अदर। ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्योंकि यहाँ तक आपके पास फेस और डार्क ब्राइट फ्रिंज, उसका फॉर्मूला, वैल्यूज आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीजें सम अप हो गई हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन फैक्टर का है, और जो और भी आपको फैक्टर्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे बाकी वेरिएंट्स में। ठीक है, वो मैं जब हम नेक्स्ट करेंगे डिस्कस तो हम उसमें आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसमें ये कि एटलीस्ट 9 मार्क का क्वेश्चन तो इसी एक टॉपिक से आ रहा है, सिंगल टॉपिक से। तो ये कंप्लीट करने के बाद 9 मार्क का क्वेश्चन आपके पास पूरे थ्योरी में से तो आप इजीली कर लोगे, सिर्फ एक ही टॉपिक से, पूरा चैप्टर भी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर विड्थ ऑफ ईच स्लिट इज डिक्रीज बाय सेम अमाउंट। तो बी पार्ट में अब आप एक बार चेक कर लो कि बी पार्ट में बात किसकी हो रही थी। बी पार्ट में ये डायग्राम की बात हो रही थी। ठीक है। तो इसमें विड्थ ऑफ ईच स्लिट, तो विड्थ यहाँ पर डिक्रीज हो गई है हर स्लिट की। और सेपरेशन ऑफ स्लिट में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन सेपरेशन ऑफ स्लिट्स। सेपरेशन ऑफ स्लिट्स का मतलब ए की वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है। ये एक्स और वाई के बीच में ए।
तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ए की वैल्यू सेम है। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑफ दिस चेंज ऑन द अपीयरेंस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू को चेंज नहीं किया, और विड्थ ऑफ ईच स्लिट इज डिक्रीज। अब स्लिट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो उन्होंने इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। आप अपने पास फैक्टर्स वाले नोट्स में से देखोगे कि हमारे पास जो उन्होंने बात की है वो बात की है एक्स के बारे में। विड्थ ऑफ ईच स्लिट जो है वो डिक्रीज बाय सेम अमाउंट। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ, विड्थ ऑफ ईच स्लिट जो है वो कम कर दी। ठीक है, तो बेसिकली एक जो स्लिट्स थी दोनों, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं किया, लेकिन उनकी विड्थ चेंज कर दी। ठीक है, दोनों की एक जैसा, तो मतलब आपके पास समझ लो कि उन स्लिट्स को हटाकर दूसरी विड्थ की स्लिट्स लगा दी उसी डिस्टेंस पे। ठीक है, ये हुआ है बेसिकली। तो अब आपके पास, आपको क्या लगता है कि अपेरेंस जो आएगा इंटरफेरेंस में, जो इंटरफेरेंस आपको मिलेगा वो कैसा मिलना चाहिए? अब क्योंकि आपने डिक्रीज किया ना उनकी विड्थ को, तो डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास गैप था ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब गैप कम होगा तो डायफ्रैक्शन और बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने डायफ्रैक्शन में बेसिक्स यही पढ़ा है कि जब वेव लेंथ ग्रेटर हो गैप से तो सेमी सर्कल बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा गैप से उतने बड़े सेमी सर्कल्स बनेंगे, यानी उतनी ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप विड्थ कम कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि डायफ्रैक्शन बढ़नी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि डायफ्रैक्शन बढ़ेगी और लाइट रेज और ज्यादा स्प्रेड आउट होंगी। और जब लाइट रेज ज्यादा स्प्रेड आउट होती हैं, ठीक है, तो अभी जैसे हमने वो कार वाली एग्जांपल डिस्कस की थी कि कार को जब आप दूर लेकर जाओगे वॉल से, तो उसकी हेडलाइट्स जो है वो आपको बहुत स्प्रेड होकर वॉल पे नजर आएंगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। और जब वॉल पे स्प्रेड होती है लाइट तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है। जैसे टॉर्च लाइट है, टॉर्च लाइट को आप वॉल के बिल्कुल क्लोज रखो और फिर आप उसे दूर लेकर जाते रहो, या फोन की जैसे आपके पास फ्लैश लाइट होती है, आप उसे ऑन करके वॉल के क्लोज रखो तो आपको इतना ब्राइट स्पॉट नजर आएगा, और आप दूर लेकर जाते जाओ तो वो वीक होता जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब लाइट इतनी जगह पर स्प्रेड होगी तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो उन्होंने इनडायरेक्टली इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अब आप इंटेंसिटी वाला फैक्टर देखोगे, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज। तो पहले तो आपने खुद आइडेंटिफाई किया कि ये फैक्टर है कौन सा, तो आपको ये पता चला कि ये फैक्टर इंटेंसिटी वाला है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि डायफ्रैक्शन इंक्रीज होगी, पहली बात तो ये। एंड लाइट स्प्रेड्स आउट मोर। और जब स्प्रेड ज्यादा होगी, ठीक है, वही सेम एग्जांपल आप माइंड में रखोगे तो आंसर करना इजी रहेगा। इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और इंटेंसिटी जब कम होगी तो आपके पास ये वाला फैक्टर कि फ्रिंज सेपरेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ब्राइटनेस जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो उनका क्वेश्चन जो था वो था इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में। तो जैसे आपने ये फैक्टर्स डिस्कस किए थे तो आप ये बता दोगे कि फ्रिंज सेपरेशन डार्कनेस तो सेम रहेगी लेकिन ब्राइटनेस कम हो जाएगी बस। ठीक है, तो ब्राइटनेस डिक्रीजेस ओनली।
इसका मतलब है बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।